जी नमस्कार। पीसीपी सीकर से मैं प्रकाश बीछर। शैक्षणिक स्तर पर सृजनात्मक नवाचार के लिए समर्पित आपकी पीसीपी आप सभी अभिभावकों के साथ सहयोग और समर्पण के सारे लगातार नया कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है। आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये गौरव में राजस्थान की वीर भूमि और सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की पवित्र भूमि नागौर जिले के लाड़नू तहसील के सारड़ी गाँव में मैं मौजूद हूँ। जिस जगह पर मैं बैठा हूँ इस सारड़ी गांव का वो किसान परवीन मंडा का यह परिवार है। पीसीपी में 2023 के बैच में परवीन मंडा नाम का एक छोटा सा बालक अपने गांव की टूटी हुई पगडंडियों को पार करते हुए सीकर आ जाता है, क्योंकि बच्चे का नीट का सपना था। शुरू से लेकर 12th तक स्कूली शिक्षा अपने गांव से करने के बाद में एकाएक इस बच्चे के मन में सपना आता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। चूँकि परवीन मंडा सारड़ी गाँव, जिस गाँव की आबादी लगभग 3,500 है, 3,500 की आबादी को समेटा हुए गांव, जिस गांव से परवीन मंडा पहला डॉक्टर बना है। आज पूरा गांव का पूरा समुदाय, हर वर्ग के लोग परवीन मंडा और इनके पिताजी की तरफ देख रहे हैं कि किस प्रकार एक किसान पिता ने अपने बच्चे को डॉक्टर बनने का सपना दिखाया और किस प्रकार एक किसान पिता का बेटा जिसने सपनों की नई उड़ान भरकर भारत की मेडिकल जगत में अपने मंडा परिवार का नाम रोशन करने का काम किए। आइए सबसे पहले मिलवाता हूँ उस प्रतिभा से, जो प्रतिभा सुदूर गाँव के अंतिम छोर पर बैठी है। खेत खलियानों की महकती माटी की खुशबू से निकलकर एक साधारण किसान परिवार की प्रतिभा, वो किसान परिवार जिसके पिताजी खेती किसानी करके अपने परिवार की आजीविका चलाने का काम करते हैं। परवीन मंडा अपने परिवार में 4 भाई और बहनों में सबसे छोटा है। आपके सबसे बड़े भाई यहाँ के पास ही के एक निजी स्कूल में टीचिंग करवाने का काम करते हैं। उनसे छोटे बीएसएफ में है, बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी फोर्स, जो देश की सेवा करने का काम कर रहे हैं। और उनसे छोटी आपकी बहन सरिता और सबसे छोटा हमारा लाडला सपूत बेटा परवीन मंडा, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दमखम से संपूर्ण शेखावाटी और पीसीपी के साथ अपने परिवार और मारवाड़ का नाम भारत की मेडिकल जगत में गौरवान्वित करने का काम किए हैं। मैं अक्सर मानता हूं आज इस गांव की जिस हवा में बैठे हैं हम, गांव की हवा और हकीम की दुआ बराबर काम करती है। ये बच्चा भारत की मेडिकल जगत में जाने के बाद, भारत की चिकित्सा जगत में जाने के बाद गाँव ढाणी के सुदूर उन प्रतिभाओं को भी एक मोटिवेट करने का काम करेगा, जो प्रतिभा भी तरक्की की आस में, डॉक्टरी बनने की आस में बैठे हैं कि वो दिन कब आएगा जब हमें हमारा भी डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा। परवीन कोई बड़े परिवार से नहीं है, बिल्कुल साधारण एक किसान परिवार से आता है। और मैं ये मानता हूँ कि जरूरी नहीं पढ़ाई महलों में बैठकर एलईडी बल्ब की रोशनी में की जाए, कि जरूरी नहीं पढ़ाई महलों में बैठकर एलईडी बल्ब की रोशनी में की जाए। पढ़ाई गांव के ग्वाड़ और गांव की झुग्गी झोपड़ी में बैठकर चिमनी की रोशनी में भी की जा सकती है। पर शर्त ये है, आपके हौसले बुलंद, आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, आपके इरादे नेक और पाक साफ होने चाहिए। ऐसे मजबूत इरादों वाला हमारा होनहार लाडला सपूत बेटा परवीन मंडा से आपको मुखातिब करवाता हूं। सबसे पहले परवीन, आपकी इस बड़ी सफलता के लिए संपूर्ण पीसीपी एजुकेशन हब के बड़े परिवार की तरफ से आप और मंडा परिवार को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। परवीन, आज कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है सर। पहले तो मैं बताऊं, मैं परवीन मंडा छोटे से गांव सारड़ी और जिला नागौर का निवासी हूं। पास में मेरे पिताजी है श्री भंवरलाल जी मंडा, पास में चाचा जी श्री ओम प्रकाश जी मंडा, जो एक्स आर्मी मैन है। वैसे देखा जाए तो ज़्यादा नीट वाला सिस्टम था नहीं पहले, कि गांव में इतना पता भी नहीं नीट क्या होता है। फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा आर्मी टाइप है, भैया आर्मी में है, चाचा जी आर्मी में, दादाजी आर्मी में थे, चाचा जी का भाई लड़का है जो छोटा बड़ा भाई है वो भी आर्मी में। तो मतलब ऐसे फैमिली बैकग्राउंड आर्मी थोड़ा ज़्यादा है, तो आर्मी का ही फोकस था कि आर्मी में तो सब लोग हैं, थोड़ा आर्मी में थोड़ा ऊपर जाएंगे, एनडीए में जाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे, इनमें थोड़ा ऊपर जाएंगे, एफकेट वगैरह फोड़ेंगे, ऐसे था माहौल। लेकिन फिर धीरे धीरे स्कूल शिक्षा हुई, 9 तक तो यही था कि एनडीए निकालना है, एनडीए निकालना है हर हाल में। लेकिन फिर जब मामा जी के स्कूल में गया, वाकलिया विद्या विहार शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, वहाँ पढ़ाई में इतना था नहीं, तो लगा नॉर्मल चलेगा। फिर वहाँ जाके सिस्टम शेड्यूल बना दिया कि इतना पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ना है तो तुम्हारे बेंच पे किताब खुली होनी चाहिए और तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए, तुम्हें बैठना है, सिटिंग पावर बढ़ानी है। बिल्कुल। पढ़ो नहीं पढ़ो मतलब ही नहीं है, तुम्हें याद नहीं होता, तुम्हें कल 0 नंबर आए कोई मतलब है। मुझे ये चाहिए कि तुम रात को 11 बजे तक टेबल पे बैठा मिलना चाहिए बिना नींद। कौन बोलता था आपको? मामा जी। अच्छा, मामा जी, ठीक है। तो फिर बस चला गया। फिर मैं वहाँ 2-3 दिन गया, बोर हो गया। आप पीसीपी पालवास रोड थे या पिपराली रोड? पिपराली रोड। हॉस्टल में थे या डे स्कॉलर? मैं सर हॉस्टल में के लिए गया था, लेकिन उस टाइम लास्ट में गया था तो हॉस्टल पूरी फुल हो चुकी थी, फिर मैंने बाहर रूम ले लिया। अच्छा, पीसीपी में हमारे लगभग, लेकिन मैं सेल्फ स्टडी में आता था। एडमिशन सीजन से थोड़े समय उपरांत हॉस्टल भर जाते हैं। हाँ, क्योंकि संपूर्ण भारत भर के अभिभावकों का पीसीपी सीकर पर थोड़ा विश्वास जुड़ा है। बताइए। तो फिर वहाँ ऐसा सीन था, फिर बोर हो जाता बैठा तो मैं 1-2 बार ऐसे मूड में आ गया, यार बैठा ही तो है तो पढ़ ले।
कल 10 नंबर का टेस्ट होगा, 5 नंबर आ जाएंगे, 7 नंबर आ जाएंगे, पढ़ ले। फिर ऐसे थोड़ा भगवान का दिया थोड़ा माइंड सेट थोड़ा सही था, तो थोड़ा सा पढ़ता, 5 नंबर का पढ़ जाता, 7 नंबर आ जाते, 6 नंबर का पढ़ जाता, 8 नंबर। कई बार तो ऐसा सिस्टम था कि पूरे नंबर आ जाते, क्लास में टॉपर बन जाता। अच्छा अच्छा। फिर 1-2 बार ऐसे क्लास में टॉपर बना तो ऐसे प्राउड फील होता कि हाँ, नाम होता कि हाँ ये है। फिर मामा जी भी शाबाशी देते। जी तो जी। फिर तो लग गया मैं एकदम, महीने भर बाद तो एकदम पूरी मेहनत करके लग गया कि अब तो क्लास में टॉप करना ही करना है बस। फिर ऐसे दिक्कत नहीं आई ज़्यादा, फिर माहौल बनता गया। फिर 11th में आया तो एडिशनल बायोलॉजी दिलवा दी। ठीक है। बिल्कुल आती नहीं थी, कभी पढ़ा नहीं था बायोलॉजी, बिल्कुल एकदम मुझे बोरिंग सब्जेक्ट लगता था। ठीक है। मैथ मेरी बहुत अच्छी थी, मुझे मैथ में मज़ा आता था। बायोलॉजी क्लास जाते बोलते। आखिर जो सब्जेक्ट आपको सबसे बोरिंग लगती थी वही आपके सामने आ गई। हाँ, तो फिर ऐसे बायोलॉजी में फिर थोड़ी बहुत कॉलेज वाला सा फील आया जब बायोलॉजी का मेरा 12th का पेपर था। एक छोटी सी सीरीज आती है वो पढ़ के गया था जी मैं, जी जी। और उसमें बस जस्ट पासिंग मार्क मुझे मिले थे। ठीक है। फिर मामा जी ने बोला ऐसे नीट पीएमटी कर ले, अच्छा है, ऐसे कुछ बताया उन्होंने, पता नहीं था। 12 तक तो कुछ 11th में गया था, पता चला कि हाँ कुछ नीट होती है, उसमें बायोलॉजी आती आती है, फिजिक्स जी जी। एक बाई 4th आती है, ऐसे था। फिर बायोलॉजी में इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं बना। फिर सीकर में किसी कोचिंग संस्थान में गया, वहाँ बायोलॉजी पढ़ाते, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आती। मैं क्लास में पीछे बेंच पे बैठता, बायोलॉजी के मामले में सोता। किसी फिजिक्स, दूसरे कोचिंग में गए होगे। हाँ, जी जी। वहाँ में बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल एकदम बोर्ड टाइप हो गया बायोलॉजी के मामले में। फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छी आती है, उनमें 180 का टेस्ट होता है, 160 165 नंबर आ बहुत जाते बढ़िया। मिला मिला के। मैं फिर एक साल तो मैंने ये सोचा कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के दम पे सिलेक्शन ले लूँगा। ठीक है। किसी को पूछा नहीं, मेरे कोई दोस्त बोलते मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ूंगा, उसमें 180 360 ऐसे कुछ सोचता, पता नहीं था। ठीक है। फिर कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे 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 टीचर पढ़ाते, टीचर मतलब वो अपने सा थोड़ा सा ऊपर बताते, मुझे एकदम जीरो से नीचे चाहिए, मुझे माइनस से स्टार्ट करनी थी बायोलॉजी, मेरी जीरो भी नहीं थी। अच्छा, माइनस में थे आप। हाँ, मुझे मोनेर हकीकत की बात है, मैं कभी दोस्तों की बात करता हूँ कि मुझे मोनेरा और प्रोटिस्टा में अंतर याद नहीं था 12th पास करने के बाद क्या होता है। जी जी जी। उसके बाद मोनेरा प्रोटिस्टा में अंतर नहीं था, उसके बाद तो जो 5 किंगडम आते हैं उसका तो अलग ही सिस्टम है, वो तो कभी तो दिमाग खराब हो समझ जाता के है। बाहर था। आप फिर आगे कैसे रहा, कौन सी कोचिंग में ज्वाइन की तब जाके। फिर मैं 2 साल मैंने किसी कोचिंग में की, लेकिन काम नहीं बना, थोड़ा पास जाता 550 600 निकल जाता। बायोलॉजी में ऐसा था कि फर्स्ट टाइम मैंने नीट दिया था, मेरे 150 नंबर आए थे बायोलॉजी में 360 में से। जी जी जी। फिर मामा जी से बात करते, मामा जी का बोला हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा, पहले टाइम तो किसी के नहीं आते, तू तो मैथ का स्टूडेंट। फिर मोटिवेट मिला उनसे। हम्म। फिर अगली साल गया तो अगली साल मेरे बायोलॉजी में 250 से ज़्यादा नंबर आ गए थे। ठीक है। फिर एक साल मैंने सोचा बायोलॉजी तो पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो क्या ही करूँ कोचिंग जाके, फिजिक्स केमिस्ट्री तो है ही, ठीक है। तो बायोलॉजी सेल्फ करनी है, तो मैं सेल्फ करा। फिर मैं 580 पर अटक गया। जी जी। फिर मैं 580 बैठा, फिर मैंने सोचा क्या, फिर मैंने बात करी घर पे, तो बोले एक बार और ट्राई कर ले कोचिंग जाके, क्योंकि 580 वाला जब हुआ था तो मुझे ये लगा था कि इसमें मुझे प्रैक्टिस खा गई, ठीक क्योंकि है। टेस्ट सीरीज नहीं दी थी मैंने, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी थी, उसमें कभी मन हुआ दे दिया, कभी फ़ोन में रील्स देखने लग जाता, बीच में छोड़ दिया कि ऑनलाइन से क्या ही तो होता है, ऐसे छोड़ दिया, क्योंकि उस है। टाइम कोरोना के चक्कर में था 21 वाले में। फिर इस साल 5-6 महीने बचे थे, तो फिर घर वालों ने ऐसे बोल दिया कि भाई पीसीपी हमारे आसपास के जैसे बाकलिया गांव में 1-2 मेरे जूनियर थे वो, लेकिन वो मेरे स्पेशल डॉक्टर बन गए। आपसे पहले डॉक्टर बन गए। हाँ, मैं नाम लेना चाहूँगा, एक माया घोटिया थी और उसका छोटा भाई था पवन घोटिया, वो मेरे ठीक है। दोनों जूनियर थे। अच्छा। वो पीसीपी में थे दोनों ही लग गए। दोनों, पवन घोटिया एसएमएस में है और माया घोटिया माया पवन दोनों सगे भाई बहन थे। हाँ, धोकलिया गांव, धोलिया गांव से, बाकलिया गांव लाड़नू से। मामा जी के स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा, मामा जी के स्कूल में पढ़ा करते थे और दोनों बच्चे पीसीपी में पढ़कर नीट में सेलेक्ट डॉक्टर बन गए। हाँ, वो पवन तो 12th बन जाता, लेकिन तो उसकी फिर एज आपको नहीं कहीं ना थी। कहीं लगा कि मैं थोड़ा पीछे रह गया, तो फिर आपने पीसीपी ज्वाइन कर ली। फिर मुझे लगा अब पढ़ा तो है ही कुछ नहीं, सेल्फ तो करनी, एक बार पीसीबी जाके देखते हैं वहाँ क्या सीन है, ठीक है। सिलेक्शन होता है तो क्यों वहाँ पीसीबी। जाने के बाद में कैसा क्या लगा वो बताओ आप। फिर मैं पीसीबी गया, पीसीबी में से था कि उस टाइम की केयर थोड़ी ज़्यादा होती है, सेल्फ इंडिविजुअल बच्चे की जो केयर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और मुझे वही चाहिए थी सच में। पर्सनल केयर। मुझे पढ़ाई नहीं चाहिए थी कोचिंग से, मुझे ऐसे मोटिवेशन चाहिए था, और ऐसे चाहिए था कि तू करेगा तो तू कर लेगा, बस ये चाहिए था मुझे। बस बस बस, ठीक है। तो फिर ऐसे गया, फिर ऐसे राकेश सर का माहौल था कि राकेश सर जैसे क्लास में आते तो वो अलग ही, सब बच्चे चुप हो जाते, कोई सो रहा है वो उसकी भी नींद उड़ जाती, उनका बहुत क्लास में डर था अलग ही। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरा हमेशा था कि मैं हमेशा आगे बैठ जाता हूँ, फिर मेरे दिमाग में कुछ नहीं होता, मैं हमेशा फर्स्ट पेज का बच्चा हूँ, हमेशा मुझे फर्स्ट पेज, अकेला बैठा हूँ तो बैठा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी जी 5 बजे बैठे तो मुझे कोई दिक्कत, मुझे हमेशा फर्स्ट लास्ट पेज पे बैठनी थी, लेकिन जब भी राकेश सर आते मुझे वहाँ से उठा देते। जी जी।
कि अगले साल यहीं बैठा मिलेगा, आगे बढ़ जा पढ़ ले। लेकिन ऐसा अगर राकेश सर मुझे बोलते ना कि तू अगले साल यहीं बैठा मिलेगा, तो फिर तो मेरे मन में करता कि सर मैं यहीं बैठूंगा और सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा आपको। अच्छा अच्छा। मन में करता राकेश सर को तो क्या ही बोलूँ मैं। हाँ, आप बोलते नहीं पर मन ही मन में आपने मौन रख के जवाब पुनीत देने सर का थे, काम पुनीत सर किया। ऐसे बताते मंडा पीछे आ जा, मंडा पीछे मत बैठ, पीछे मत बैठ। अच्छा अच्छा। लेकिन खूब मोटिवेट किया सर ने पुनीत सर को तो मैं बोलते सर मैं पीछे बैठ, पुनीत सर तो मजाकिया टाइप थे, उनसे तो बात कर लेते, बोल देते पुनीत सर को मैं बोल देता सर मैं यहीं बैठूंगा और सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने चैलेंज कर दिया पीसीबी हाँ को। मतलब सिलेक्शन तो होगा सर, पीछे की वैसे ही होगा। अच्छा अच्छा। पर लेकिन आने वाले समय में इस पीसीपी की न जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ यहाँ नहीं मिलूंगा, मेडिकल कॉलेज की कुर्सियों पे बैठा मिलूंगा। हाँ ये तो सर ऐसे बताया किसी को नहीं था, लेकिन मन में था कि 5 महीने पीछे वो दिए तो 5 साल अगली मेडिकल कॉलेज में निकालने हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर ऐसे मोटिवेशन था। और फिर 1-2 बार राकेश सर की क्लास ली। राकेश सर की क्लास में ऐसे पूरी बायोलॉजी को घुमा देते थे कि बस आज तुम्हारा कोर्स हो गया। एक दिन में ऐसा लगता कि बायोलॉजी अपनी 11वीं की खत्म हो गई, दूसरे दिन से लगता आज 12वीं की खत्म हो गई, पूरी बायोलॉजी को एक साथ। मतलब रिपीटर बच्चे के लिए राकेश सर की बायोलॉजी एकदम रामबाण थी। रामबाण इलाज था। हाँ बिल्कुल। पूरी बायोलॉजी को घुमा के एक साथ ऐसे पटक दी, तुम्हारे सामने गिलो पढ़ लो, क्या देखना है उसमें तुम्हें। उससे बाहर कुछ आना ही नहीं। हाँ बिल्कुल। अब एक बार बीच में मैं आपके पिताजी से बात करना चाहूँगा। हमारे बीच प्रवीण मंडा के पिताजी श्रीमान भंवरलाल जी मंडा, जो खेती किसानी करके हल जोत के इस धरती का सीना चीर के अनाज पैदा करके अपने बच्चों का पेट पालने का काम करते। वो किसान पिता जिसने अपने बच्चे को डॉक्टर की राह दिखाई और ये सपना इस बच्चे को अपने गांव से सीकर शहर ले जाता है। सीकर में बच्चा पीसीपी पिपराली रोड की सीढ़ियां चढ़ जाता है। पिपराली रोड में यह बच्चा लगभग 6-7 महीने तक कठोर अध्ययन करने के बाद में 2023 के बैच में नीट में सेलेक्टेड होकर सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा चला जाता है। वो किसान पिता जो हमेशा ये सोचते थे कि वो दिन कब आएगा कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा। और मैं मानता हूँ कहीं न कहीं प्रवीण को अपने पिता के पसीने में त्याग की खुशबू आई थी। प्रवीण को ये लगा कि मेरे पिताजी से धरती का सीना चीर के खेत जोतकर इस बंजर माटी में भी सोना उगाने का काम करते हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं पिताजी के सपनों को पूरा करूं, माँ की आस को पूरा करूं। तो भंवरलाल जी, आप मुझे ये बताइए कि खेती किसानी करने वाले पिता का बेटा डॉक्टर बन रहा है, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है सर। पास में रुकमाई कैसे नीचे। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। गाँव ग्वाड़ में जाते हो, पंच पटेलों के बीच में बैठते हो, कई छोटी मोटी सभाओं में भी जाते हो, तो लोग आज क्या कहते हैं आपको? अच्छा बताते हैं, अच्छा कहते हैं यार बच्चा अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया, बच्चा डॉक्टर बना है। डॉक्टर बनेगा। ये नहीं पूछते कि यार ये डॉक्टर ऐसे कैसे बना दिया, कितना पैसे खर्च हुए? पैसे तो को पढ़ाई में एजुकेशन में लगते हैं सर। तो एजुकेशन ने खेती किसानी करके पढ़ा दिया नहीं? वो बड़े वाला 2 नंबर का बेटा बीएसएफ में लगे, कितने वर्ष हो गए उनको? हो गए 7-8 अच्छा, तो थोड़ा वो भी सारा मिल गया था आपको। बहुत बिल्कुल ठीक बात है। तो आप गांव के बच्चों को क्या कहना चाहते हो? गांव के बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा लेनी चाहिए? क्या गांव में रहकर ही लेना चाहिए या सीकर जैसी सिटी में जाना चाहिए? देखो गांव में ही लो, शुरू करो। हाँ आगे थोड़ा है दिमाग में ऐसा बढ़ने का करने का, तो आगे भी बढ़ो, सीकर भी जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और पीसीसी को सबको पूरे मैनेजमेंट को धन्यवाद दे रहा हूँ। तो पीसीपी में आप कभी आए क्या? विजिट किया आपने कभी? नहीं सर, मैं वहाँ पीसीसी नहीं गया। पीसीपी एक बार भी नहीं आए? ना एक बार नहीं गया। देखिए किस प्रकार एक किसान पिता का पीसीपी पर भरोसा है। बच्चा पीसीपी में चला जाता है, पीसीपी की सीढ़ियां चढ़ जाता है, पर पिताजी एक बार भी पीसीपी नहीं आते, क्योंकि पिता को भरोसा है कि पीसीपी में मेरा बेटा सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओम प्रकाश जी से बात करूंगा। हमारे बीच प्रवीण मंडा के चाचा जी ओम प्रकाश जी मंडा, जो भारतीय सेना से हवलदार पद से रिटायरमेंट है। करीबन 18 वर्षों तक इस देश की सेवा करने के बाद एक फौजी चाचा जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं फौजी चाचा जी की जुबानी जानूंगा। बेटा डॉक्टर बन गए, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। क्या कहना चाहते हो? आधुनिकता के इस बदलते दौर के अंदर गांव और शहरों की शिक्षा में कितना बदलाव आया है? काफ़ी बदलाव है। क्या बदलाव है बताइए आप। एजुकेशन का स्टैंडर्ड गाँव में भी पहले की बनिस्बत अच्छा हो रहा है। अच्छा, गांव में भी कुछ बड़ा है। हाँ। ठीक है। और बच्चे एक आधा बच्चा हर साल निकलता रहता है। कोई जयपुर से निकल रहा है, कोई सीकर से निकल रहा है। बाकी फिलहाल एजुकेशन के मामले में सीकर 1 नंबर पर। 1 नंबर। कारण क्या है? सीकर आज पूरा उत्तरी भारत सीकर पर विश्वास जता रहा है, और सीकर में आने के बाद में अभिभावकों का पीसी पर भी विश्वास ज़्यादा है, पीसीपी पर। ऐसा क्यों है? ये उनका मैनेजमेंट, उनकी मेहनत, ये उसी का नतीजा है सर। अच्छा अच्छा अच्छा।
अनुशासन हुआ, डिसिप्लिन हुआ। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि अनुशासन ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जी। और जो बच्चा अनुशासित जीवन में जीना सीख लेता है वो सफलता की पहली सीढ़ी पार कर कर चुका चुका होता है। जी। तो मंडा जी, फौज की नौकरी आपने की, प्रवीण का बड़ा भाई भी भारतीय सेवा बीएसएफ के अंदर है। तो कहीं ना कहीं जिस परिवार की 3 पीढ़ियां भारतीय सेना में रही हो, चौथी पीढ़ी का बच्चा डॉक्टर बन जाता है, तो आपने इस बच्चे को भारतीय सेना की तरफ मोड़ने का काम नहीं किया कभी? नहीं किया। खेतों की चारों ओर दौड़ नहीं लगवाई कभी? नहीं। ऐसा क्यों? एक आधा लड़का तो कुछ हटके दिखा हो, आर्मी तो आर्मी है, सारे आर्मी में, अच्छा, कुछ आर्मी तो है। ऊपर भी करके हो। तो पता नहीं पूरे परिवार की 3 पीढ़ियां देश के तिरंगे के सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ती रही, झगड़ती रही और देश की लंबे वर्षे तक सेवा करने का काम किया। और चौथी पीढ़ी के बालक को भारत की मेडिकल जगत की ओर धकेल दिया और ये बच्चा आज सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा की सीटों पर अपना कब्जा कर चुका है। अच्छी मेहनत कर रहा है डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। जी सर, थैंक यू। तो प्रवीण, मुझे आप ये बताओ कि मेहनत तो आपने बहुत अच्छी की है, कहीं ना कहीं मेहनत का परिणाम जो सफलता में बदला है, पर मेहनत के साथ थोड़ा बहुत किस्मत पर भी आप भरोसे थे क्या? किस्मत पर भरोसा जो लोग करते हैं, किस्मत का रोना जो लोग रोते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वह मिल ही जाएगा, तो क्या सिलेक्शन हो पाता? सर किस्मत मानता कम हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि नीट के मामले में जब से मैं फ्रेशर से गया हूँ, मेरी नीट के मामले में किस्मत, मैं 1.5 था तो मेरी 2.5 थी, किस्मत मेरे से आगे थी मेरी हमेशा। जी, जी। मैं फर्स्ट साल गया था तो तैयारी करता था कि 300 नंबर लाने हैं, तो नीट में पेपर आता उसके हिसाब से मुझे लगता 400 नंबर आ गए उसमें। आपने 3 प्रयास दूसरी कोचिंगों में कर लिए, चौथे प्रयास में आप पीसीबी में आए। जी सर। तो 3 प्रयासों में लगातार असफल होने वाला प्रवीण कभी ये नहीं सोचा कि यार अब तो नहीं होगा, अब तो होगा ही नहीं? अब पास में तो पिताजी बैठे, लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहूँगा कि मैंने नीट में सिलेक्शन होने जितनी मेहनत 3 साल में करी नहीं थी। ये वास्तविकता है? जी सर। तो ये तो गलत बात है, काफी पैसा खर्च कर दिया घर वालों का। सर करी थी, मतलब इतना एकदम करी थी अपना मैंने। 7% नहीं दिया, सीधी सी बात है। नहीं, 7% ऑफ मतलब खुद से दिया था, लेकिन मेरी मेंटलिटी नहीं थी कि मुझे नीट करना है, मुझे नीट करना है। पर कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी कहते हैं ना कि जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। 3 बार प्रयास में सफल हुए, चौथे में आपको अच्छी मेडिकल कॉलेज भी मिल गई। कहते हैं कि फर्क होता है खुदा और फकीर में, कि फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझो कुछ बड़ा लिखा है तकदीर में, और शायद तकदीर में कुछ बड़ा लिखा था, तभी आपका भाग्य आज जाग चुका है। पर अच्छी बात है, केवल किस्मत के भरोसे नहीं बटा, मेहनत की और मेहनत और श्रम की साधना में बच्चा संलग्न रहा। इसी का परिणाम ये है कि आज इस साधारण किसान परिवार से ताल्लुकात रखने वाला, जिस परिवार की 3 पीढ़ियां भारतीय सेना में रही हो, चौथा पीढ़ी अगर डॉक्टरी लाइन में चली जाती है, तो कहीं न कहीं पूरा सारड़ी गांव इस बच्चे और बच्चे के पिताजी की तरफ देख रहे हैं कि किस प्रकार एक साधारण परिवार का बच्चा डॉक्टर बन गया। लगभग 3,500 की आबादी को समेटे हुए इस गांव से बालक पहला डॉक्टर बना है। कहीं न कहीं पूरे गांव के युवाओं के लिए बच्चा रोल मॉडल बन चुका है। इसी के साथ एक बार पुनः प्रिंस एजुहब सीकर की तरफ से संपूर्ण मंडा परिवार को बहुत बहुत बधाई साहब। धन्यवाद।